हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार आपकी का स्वागत करता हूँ आपकी ऑनलाइन क्लासेस में। तो जो आज हमारा चैप्टर है वो है मोहम्मद गोरी। तो इससे पूर्व में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो अरबों का आक्रमण होता है उसमें, और अरबों का आक्रमण उस समय होता है जब भारत में राजपूत शासन चल रहा होता है, भारत के उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में राजपूत शासन चल रहा होता है। तो उसी क्रम में जैसा कि 712 ईस्वी में पहला जो मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमण करते हैं, और उसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बाद आते हैं हमारे गजनबी, जो कि अफ़गानिस्तान से आते हैं और क्या करते हैं कि भारत में आते हैं बार बार और आक्रमण करके यहाँ से जो धन लूटते हैं और वापसी अपने वहाँ चला जाता था। उसका मकसद था कि सिर्फ धन को लूटना और यहाँ से चले जाना, उसका साम्राज्य विस्तार करना उसका उद्देश्य नहीं था गजनी का। जैसे कि आप सब जानते हो कि गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और हर बार आक्रमण करता था और धन लूट कर चला जाता था, और वो अफ़गानिस्तान में से आता था। तो जब गजनी साम्राज्य में जो गजनी होता है, जब उसका गजनी समाप्त हो जाता है तो उसे उत्तराधिकारी के रूप में कोई उत्तराधिकारी कोई सफल नहीं हो पाता है, और छोटे छोटे क्षेत्रों में जो वंश उसका बढ़ जाता है। छोटे छोटे क्षेत्रों में वंश बढ़ने के बाद क्या होता है कि जो अफ़गानिस्तान में से आता है ये कि वो वहाँ पर कोई विशाल साम्राज्य का उदय नहीं हो पाता है, और इसी क्रम में आगे बढ़ कर के जब वो छोटे छोटे उत्तराधिकारी उसके बढ़ जाते हैं तो कुछ समय बाद उससे कुछ जहाँ पर गजनी साम्राज्य में ही एक गौर प्रदेश था। तो इस गौर प्रदेश था तो यहाँ पर एक व्यक्ति था कुतुबुद्दीन हसन ने यहाँ पर शंसवानी वंश की स्थापना की थी। शंसवानी वंश की स्थापना, उसके 6 पुत्र थे और 6 पुत्रों में से एक पुत्र था मोहम्मद गोरी। तो यहाँ हम मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे कि मोहम्मद गोरी ने किस तरह भारत पर आक्रमण किया और किस तरह से जो अपना साम्राज्य अफ़गानिस्तान से लेकर पाकिस्तान में जो मुल्तान, जो कि पहले भारत में ही था, और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से लेकर के कैसे उत्तर भारत तक वो अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। तो यहाँ अगर अब देखा जाए एक सीधी सीधी उसमें बातों में कि जो गजनी साम्राज्य के टूटने के बाद जो बाद में एक वंश का उदय होता है, उस वंश का उदय होता है और उसके जो कुतुबुद्दीन हसन के जो 6 पुत्र होते हैं उनमें से एक पुत्र मोहम्मद गोरी होता है, और वो गोरी ही आगे चल कर के भारत में आक्रमण करता है, मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम जो मोहम्मद गोरी था उसने क्या किया, सर्वप्रथम जो मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर हमला किया और आक्रमण किया, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में होता है मुल्तान। जैसे आपने सुना होगा कि वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहते हैं, तो मुल्तान पर उसने आक्रमण किया और इस मुल्तान पर उसकी क्या हुई, विजय प्राप्त हुई। और यह आक्रमण होता है 1175 ईस्वी में। वो मुल्तान पर आक्रमण करता है और जीत जाता है। इसके बाद उसकी महत्वाकांक्षाएँ और बढ़ जाती है और वह चाहता है कि वो भारत में और अंदर तक जाकर अपना साम्राज्य का विस्तार करे। और इसी क्रम में उसका मानना था कि वो कन्नौज, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार का भी कुछ हिस्सा कन्नौज में आता था, तो उसका पहला जो लक्ष्य था कि कि कन्नौज पर विजय प्राप्त करना और अपने साम्राज्य को भारत के अंदर तक फैला देना। लेकिन इस कन्नौज पर विजय करने से पूर्व उसका जो सामना होता है वो होता है जो दक्षिण भारत में जो होते हैं चालुक्य वंश के शासक होते हैं उस समय। तो चालुक्य वंश में जो होते हैं उस समय चालुक्य वंश का जो शासक होता है वो भीमद्वितीय होता है। इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि भीमद्वितीय से पहले जो था भीम प्रथम था। जब उसका हमला हुआ था ना गजनी का 1025 में गजनी का हुआ था, सोमनाथ मंदिर पर जो हमला हुआ था, जिसके बाद वह बहुत सारा खजाना लूट करके जाता है। तो उस समय तो था भीम प्रथम होते हैं 1025 में। और 1078 में होता है मोहम्मद गोरी और भीम द्वितीय के बीच युद्ध होता है 1178 में मोहम्मद गोरी और उसके बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में इसकी जो मोहम्मद गोरी की पहली हार होती है। भारत में इसकी पहली हार जो होती है
वो चालुक्य वंश के साथ से भीम द्वितीय से होती है। और इस तरह इसका जो दक्षिण भारत में जो जीत का जो अभियान था वो दक्षिण भारत में जाकर के उस समय रुक जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो जब दक्षिण भारत में ये हार जाता है तो इसका होता है कि क्यों ना उत्तर भारत में चला जाए। तो उत्तर भारत में उस समय राजस्थान में जो उस समय शासन होता है वो पृथ्वीराज चौहान का होता है, और उन जो चौहान वंश जो चौहान पृथ्वीराज चौहान का शासन होता है, और अजमेर जो होती है उनकी राजधानी होती है। तो 1191 में आपने बहुत पढ़ा होगा कि 1191 में तराइन का युद्ध होता है। तराइन का युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है, जो 1191 में जो होता है युद्ध होता है, ये जो हमारा इसमें होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध होता है। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है और मोहम्मद गोरी हार जाता है। तो इस जीत का परिणाम यह रहा था कि जीत तो हमारे पृथ्वीराज चौहान की हो जाती है, लेकिन वो इससे इतने ज़्यादा उत्साहित हो जाती हैं कि भविष्य के बारे में सोचते नहीं हैं। जबकि मोहम्मद गोरी क्या सोचता है कि उसकी हार हो गई है, और इसके लिए क्या करता है, वो मिशन बनाता रहता है कि किस तरह से वह दोबारा आक्रमण करेगा और अपनी जीत प्राप्त करेगा। और हमारे पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, उत्साहित होकर कुछ भी नहीं करते हैं। तो इसके अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में द्वितीय तराइन युद्ध होता है। इस तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच फिर दोबारा युद्ध होता है। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है, जो पृथ्वीराज चौहान है वो अपने साथ जो एक तो बख्तियार खिलजी को लाता है जो उसका सेनापति होता है, और एक लाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो आगे चल कर के गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो वो अपने साथ इन दोनों सेनापतियों को लाता है, और इसका परिणाम ये होता है कि पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है मोहम्मद गोरी के हाथों। और मोहम्मद गोरी के जैसे हाथों उसकी हार हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से पृथ्वीराज चौहान का जो क्षेत्र था, राजस्थान का जो अजमेर का क्षेत्र था, उस पर क्या होता है, मोहम्मद गोरी का शासन हो जाता है। और अजमेर के साथ साथ दिल्ली पर भी उसका शासन हो जाता है। दिल्ली पर क्यों होता है, क्योंकि दिल्ली पर भी चौहान वंश का शासन था। क्योंकि जो दिल्ली थी, दिल्ली की स्थापना जो की थी पृथ्वीराज चौहान के नाना ने की थी, और उनका कोई वंशज नहीं था। तो इसी क्रम में उनको दिल्ली को चलाने के लिए उनका कोई वंशज नहीं था, तो चौहान वंश के पास ही दिल्ली चली जाती है। और इस तरह से जो गोरी का जो शासन है, राजस्थान और दिल्ली का जो क्षेत्र है वो गोरी का कब्जे में आ जाता है। तो उसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ जाती है। और इसके बाद क्या होता है, वह सोचता है क्यों ना अपने क्षेत्र का और विस्तार किया जाए। और इसी क्रम में वो उसका जो अगला टारगेट होता है हमारा ये जो कन्नौज का जो क्षेत्र है ना, ये वाला उसका टारगेट होता है। यहाँ पर उस समय शासन होता है जयचंद का शासन होता है यहाँ पर, जो गढ़वाल वंश के शासक रहते हैं, जिसका मैंने आपको बताया कि इसकी स्थापना चंद्रदेव ने की थी। जब मैंने राजपूत शासकों के बारे में बताया था कि चंद्रदेव ने इसकी स्थापना की थी, और जयचंद जो इसका उस समय शासक था। तो इस समय क्या था कि यहाँ पे एक बड़ी रोचक सा वो था कि जो ये होते ना, जो चौहान वंश के शासक थे पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, इनके बीच में जो विवाद था वो इनके आपस में बनती नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया था कि पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवंदाई के बारे में मैंने बताया था कि जो राजपूतों में 36 गोत्र होते थे, लेकिन इन गोत्रों में क्या होता है कि इनके सिर्फ अपने गोत्र में ही इनके संबंध बनते थे, दूसरे गोत्र से इनके मतभेद होते रहते थे। इसी वजह से क्या था कि राजपूतों में एकता नहीं थी और ये टूट कर रहते थे। इसी चीज़ का फ़ायदा जो विदेशी आक्रमणकारी उठाते थे। तो इसी क्रम में क्या होता है कि जब वो अजमेर जीत जाता है मोहम्मद गोरी अजमेर जीत जाता है, तो वह क्या करता है कि अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए कन्नौज की तरफ अपना विजय अभियान बढ़ाता है। और कन्नौज में उस समय शासन होता है गढ़वाल वंश के शासक जयचंद का। और चौहान वंश और गढ़वाल वंश के बीच में विवाद होता है कि जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं, इनका पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं, तो जो जयचंद होते हैं, इनकी पुत्री का नाम होता है संयोगिता। जयचंद की पुत्री का नाम है संयोगिता। तो जब एक बार बताया जाता है कि इनका विवाह के लिए स्वयंवर हो रहा था, तो स्वयंवर से पहले जो संयोगिता थी, ये अपना इनका और पृथ्वीराज चौहान के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो ये विवाह से चली गई और पृथ्वीराज चौहान से संयोगिता ने शादी कर ली।
तो इसी कारण इन दोनों के बीच में मतभेद रहता था, इसी कारण इन दोनों के बीच में मतभेद रहता था। इसी क्रम में क्या हुआ, जब अजमेर पर जब हमला किया तो जो जयचंद ने उसने साथ नहीं दिया इसका पृथ्वीराज चौहान का। और जब इसलिए ही मोहम्मद गोरी ने जो चौहान वंश के जो शासक थे वहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान थे उसे हरा दिया और वहाँ पर शासन कर लिया। अब जबकि वह हार चुके थे तो इसके बाद अगला नंबर था जयचंद का। तो जो पृथ्वीराज जो हमारे ये मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच युद्ध होता है, जयचंद के भी युद्ध होता है चंदावर का, जो कि चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसी युद्ध में भी मोहम्मद गोरी की जीत होती है और जयचंद की हार जाती है। इस तरह से देखो अब क्या होता है, जब तराइन के युद्ध के द्वितीय युद्ध के बाद भी जो मोहम्मद गोरी जीत जाता है तो उसके बाद उसे अजमेर और दिल्ली का क्षेत्र मिल जाता है। और चंदावर के युद्ध के बाद क्या होता है, उसके पास ये सारा जो क्षेत्र है, सारा क्षेत्र उसके पास आ जाता है। किसके पास आ जाता है, मोहम्मद गोरी के पास। इस तरह से उसके पास इतना सारा जो साम्राज्य का विस्तार हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो उसका दास होता है, उसका सेनापति होता है ना बख्तियार खिलजी, वो इसी क्रम में क्या करता है, वो आगे चल करके बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र है ना ये वाला, इस पर भी जीत प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मोहम्मद गोरी का साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया। एक तरह से उत्तर और पूर्व का जो क्षेत्र है भारत का, पूरे के पूरे पर उस समय मोहम्मद गोरी का शासन हो जाता है। दक्षिण में इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उस समय जो चालुक्य वंशी शासक भीमदूतिया से उसकी हार हो जाती है। तो उत्तर और पूर्व जो भारत का क्षेत्र है वहाँ तक मोहम्मद गोरी का शासन हो जाता है। और कहा जाता है कि जो मुस्लिमों का जो शासन की जो शुरुआत हो जाती है वो मोहम्मद गोरी के समय से ही भारत में उसकी स्थापना हो जाती है। मुस्लिम राज्य की स्थापना होने का जो अगर टाइम कहा जाता है तो मोहम्मद गोरी के समय को ही कहा जाता है, जिससे कि उत्तर और पूर्व भारत में उसने पूरा शासन कर लिया था। और यहीं पर जो बख्तियार खिलजी थे जिसने बंगाल के पाल और बिहार के लोग जो शासक थे उन्हें हराया था, तो वहाँ पर हमारा एक नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय को उसने क्या करा था, उन्हें तुड़वा दिया था। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय को उसने तुड़वा दिया था। और बाद में क्या होता है कि यहीं पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि सेनापति होते हैं इसके मोहम्मद गोरी के, आगे चल कर के वो क्या कहते हैं 1206 में, जो मैं आपको आगे आपको पढ़ाऊँगा 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। जो आपके गुलाम वंश चैप्टर चलेगा तो उसमें इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो गुलाम वंश की स्थापना करते हैं 1206 ईस्वी में। और इससे पहले क्या होता है, जो 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी अंतिम बार भारत में आता है, लास्ट टाइम भारत में आता है 1205 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में लौटते समय उसकी हत्या कर दी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज आपका जो चैप्टर है मोहम्मद गोरी का, ये समाप्त होता है।